ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन सब के बारे में देख लिया था। हमने देखा था कि आर्टिकल 89 में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की चर्चा है और आर्टिकल 93 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की चर्चा है ना। हमने समझा था कि किस तरीके से जो चेयरमैन होता है यानी हमारे वॉइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के लोगों को, सदस्य को संभालते हैं। लेकिन सवाल पूछा जाता है कि क्या चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है? तो याद रखना, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि हमारे वॉइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं। तो वॉइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठते हुए वो राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते। अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गया, तो उन्हें राज्यसभा का पद छोड़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। लेकिन जो स्पीकर होता है, स्पीकर कहाँ होता है, लोकसभा या राज्यसभा में? स्पीकर होता है लोकसभा में। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चेयरमैन, ये क्या राज्यसभा का मेंबर होता है? तो नहीं। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन ये राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। ये इनकी चर्चा कौन से आर्टिकल में थी? तो 89 में और 93 में, और इनकी चर्चा थी 89 में। बाकी 20 के जो आर्टिकल्स है उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का सिलेक्शन कैसे होता है और उसके बाद उनकी सैलरी वगैरह के बारे में चर्चा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं स्पीकर की कुछ शक्तियों के बारे में समझते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर की शक्ति। अब देखो, जैसा कि हमने बात करी थी कि लोकसभा में, ये हमारा लोकसभा, ये राज्यसभा, लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं। इन 545 को संभालने का काम होता है स्पीकर। स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखो, पहली चीज पावर में हम लिख सकते हैं टू कंट्रोल द लोकसभा प्रोसीडिंग, यानी लोकसभा में जो भी काम काज हो रहा होगा, कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सारा कुछ डिसाइड करने का पावर किसके पास है? स्पीकर के पास, है ना। तो कंट्रोल किसका कंट्रोल? लोकसभा प्रोसीडिंग का, यानी लोकसभा की कार्यवाही को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है? स्पीकर के पास है। दूसरा चीज, हम जानते हैं लोकसभा में कई सारे बिल पास किए जाते हैं। नियम कानून बनाने के लिए बिल को पास करना ही होता है। उन बिल में से कुछ ऐसे बिल होते हैं जिन्हें हम मनी बिल के नाम से जानते हैं। अब देखो, मनी बिल वगैरह ये आगे आर्टिकल 108 वगैरह में है, तो हम वहां पर देखेंगे। बट यहाँ पर हम अभी स्पीकर के पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ समझ लेते हैं उसको कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, इसका डिसीजन कौन करता है? स्पीकर करता है। बहुत सारे बिल उसके पास आएंगे, वो उसमें से देखेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अच्छा कौन सा बिल है जो मनी बिल कहलाएगा। तो कहेगा कि मनी बिल का डिसीजन किसके पास होता है? तो स्पीकर के पास होता है, ठीक है। मनी बिल का डिसीजन, मनी बिल का डिसीजन किसके पास होता है? स्पीकर के पास होता है। अच्छा, जब कभी ज्वाइंट सेशन बैठता है, ज्वाइंट सेशन हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में किसी बिल को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए,
लोकसभा उसको पास करना चाह रही हो बट राज्यसभा पास नहीं करना चाह रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक ज्वाइंट सेशन बिठाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसे कह देते हैं? स्पीकर को। कहते हैं कि भाई स्पीकर साहब आप इस ज्वाइंट सेशन को संभालो, यहाँ के जितने भी लोग हैं, क्या बातचीत हो रही है क्या नहीं हो रही है, सारा डिसीजन करने का अधिकार आपके पास है। अब मान लो कि किसी बिल को लेकर के एक ऐसा वोटिंग हुआ जिसमें 50-50% वोट मिला, लोकसभा ने जो है कहा उसको पास करने के लिए और लोकसभा के मेंबर ने जो वोट दिया वो 50% था, राज्यसभा के लोगों ने भी 50% वोट दिया, तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो बिल पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब यहाँ जरूरत है कि भाई एक वोट खाली ऐसा मिल जाए जिससे राज्यसभा का पल्ला भारी हो जाए या लोकसभा का पल्ला भारी हो जाए। लोकसभा चाहता है बिल को पास करना तो लोकसभा के फेवर में वोट आना चाहिए, राज्यसभा चाहता है बिल को रिजेक्ट करना तो राज्यसभा के फेवर में वो वोट आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जिम्मेदारी आती है किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर नॉर्मली वो वोटिंग नहीं करता है बिल पर, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वोट 50-50% हो जाए तब ऐसी सिचुएशन में अध्यक्ष जो होता है स्पीकर वोटिंग करता है, क्योंकि वो लोकसभा का ही सदस्य होता है इसलिए वो लोकसभा के फेवर में ही वोटिंग करता है और उसके एक वोट से उस बिल का डिसीजन चेंज हो जाता है, इसलिए इसके वोट को निर्णायक वोट या डिसिसिव वोट कहा जाता है। समझा? तो डिसाइसिव वोट, डिसाइसिव वोट करने का अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर के पास। राइट टू डिसिसिव वोट, राइट टू डिसिसिव वोट ये स्पीकर के पास होता है। ठीक है। अच्छा देखो, जितने भी मंत्री होते हैं, क्या लगता है तुमको ये बिल वगैरह बनाने का काम ये मंत्री लोग करते हैं? नहीं, इनके अंडर में काम कर रहे होते हैं बहुत सारे सेक्रेटरी, जिसे हम आमतौर पे सलाहकार कहते हैं। और ये सलाहकार कौन होता है? जो 20 साल 30 साल की सर्विस कर चुका होता है, आईएएस अधिकारी, डीएम। समझा? हाँ, जब हम लोग यूपीएससी क्लियर करके जाएंगे, अपने 20 साल सर्विस दे देंगे, तब हमें पार्लियामेंट में किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में रख दिया जाता है, उनका सलाहकार बना करके, और हमें ही वो सलाह देना रहता है। जैसे कि किसी को तुमको एजुकेशन मिनिस्ट्री का सलाहकार बना दिया गया, ठीक है। और मान लो ऐसा कि भाई एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो चली गई हो तुम्हारे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले वो के पास, क्या नाम है, स्मृति ईरानी के पास। हाँ, स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। अब स्मृति ईरानी को क्या ही पता है कि भाई एजुकेशन में क्या चेंजेस लाने हैं, है? लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, तुमको पता है कि हमने अब तक के फेज में इतने सालों में क्या स्ट्रगल किया है, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, ये सारा का सारा आइडिया तुम्हारे पास है। तुम अपना एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करोगे और कहोगे उससे स्मृति ईरानी से कि मैडम ये पूरा का पूरा ब्यौरा है, ड्राफ्ट है, आप इसे ले जा करके बिल को पास करवाइए कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ऐसा ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ, जितने भी मंत्री संतरी होते हैं सब आकर के बैठते हैं लोकसभा में, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर। तो बताओ, उन मंत्रियों के अंडर काम कर रहे हैं जो सेक्रेटरी रहेंगे, उनका भी हेड कौन होगा? स्पीकर। समझा क्या? नहीं, ज्वाइंट सेशन नहीं, सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी, सेक्रेटरिएट्स का, जो पार्लियामेंट में जो सेक्रेटरी होते हैं सारे, सेक्रेटरिएट्स का हेड अगर पूछेगा कि जो भी पार्लियामेंट में सेक्रेटरिएट होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनका हेड कौन होता है? तो मत मार देना मंत्री होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, हेड, सेक्रेटरिएट हेड, सेक्रेटरिएट हेड कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर होता है, स्पीकर होता है। अच्छा, लोकसभा के कोई मेंबर्स अगर किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहे, जैसे कि मान लो कि किसी एमएलए का मन हुआ कि वो थाईलैंड जाना चाहता है,
उसका मन कर रहा है मैं थाईलैंड में जाकर के थाई मसाज लूं बढ़िया और 2-4 दिन छुट्टी ले लूं, तो बताओ क्या वो अपने मन से जा सकता है? उसे जाने से पहले स्पीकर से परमिशन लेनी होगी, मतलब उसे बताना होगा कि भाई मैं थाईलैंड जाना चाह रहा हूँ और मैं कुछ दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा। स्कूल नहीं आऊंगा मतलब पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। तो कोई भी एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किससे पूछकर या किसे बताकर जाएगा फॉरेन ट्रिप पर? स्पीकर को। लेकिन बात याद रखना, वहां पर ऐसे पूछेगा कोई भी मंत्री अगर फॉरेन ट्रिप पर जाना रहेगा तो किसे बताएगा? नहीं, वो मंत्री है वो प्रेसिडेंट को बताएगा, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, मंत्री प्रेसिडेंट को। लेकिन नॉर्मल मेंबर है उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, तब वो प्रेसिडेंट के पास नहीं, वो स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं 5वां चीज कि फॉरेन टूर डिसीजन ऑफ एमपीज या एमपीज फॉरेन टूर डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर। स्पीकर। लेकिन अगर यहीं पर अगर मिनिस्टर्स कर देगा तो मिनिस्टर्स क्या कर जाएंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। ये दो चीज याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, फंसने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मंत्री पार्लियामेंट में 60 दिन से अधिक मतलब या 2 महीने तक कंटिन्यूअसली पार्लियामेंट में नहीं आया है और वो बताया भी नहीं कि उसके न आने की क्या वजह है स्पीकर को, तो स्पीकर उसे उसे परमानेंटली पार्लियामेंट से छुट्टी दे सकते हैं, मतलब उसे हटा सकते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बिना स्पीकर को इन्फॉर्म किए कोई भी मंत्री 60 दिन तक या 60 दिन से अधिक अब्सेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, तो MPs not absent continuously 60 days 60 days without informing स्पीकर। ठीक है, अगर वो छुट्टी ले लेंगे तो उन्हें परमानेंट छुट्टी दे देगा, तो जाओ तो घर पे रहो करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मान लो कि कोई मेंबर है, जैसे ये महाशय हैं और ये वोट मांगे लोगों से बीजेपी के पार्टी में आकर, बीजेपी के पार्टी में थे, इन्होंने लोगों से वोट करा कि मैं बीजेपी मेंबर हूँ, आप मुझे वोट दीजिए और मैं अपने एरिया का विकास कर दूंगा। लोगों ने इन्हें बीजेपी मेंबर समझ के वोट दिया। ठीक है, वोट दिया, लेकिन जैसे ही ये जीत गए इन्होंने जाकर के कांग्रेस को अपना लिया, तो कांग्रेस पार्टी में चले, कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसी सिचुएशन में इनका नाम मान लो है राम, ऐसी सिचुएशन में इन राम के ऊपर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या लग जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ। और इन्हें परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा? पार्लियामेंट से हटा दिया जाएगा या उस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये लगाने का अधिकार किसके पास रहता है, या डिफेक्शन लगाने का अधिकार किसके पास रहता है? स्पीकर। स्पीकर के ना, समझ में आया? यानी ये बात याद रखना, कोई भी अगर इंसान नॉर्मली, हालांकि जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन है जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता है, क्या 1/3 से अधिक मेंबर जाएंगे तो भी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी यहाँ पर जस्ट कि ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर के पास इतनी सारी पावर होती है। कौन कौन सी पावर, एक बार जरा बताओ। लोकसभा प्रोसीडिंग कंट्रोल करने की पावर, मनी बिल को डिसाइड करने की पावर, ज्वाइंट सेशन में डिसिसिव वोट की पावर, जितने भी सेक्रेटरिएट होते हैं उनके हेड होते हैं स्पीकर। कोई भी मंत्री जो है बिना बताए वो टूर पर नहीं जा सकते हैं। कोई मंत्री कंटिन्यूसली 60 तक एब्सेंट नहीं रह सकता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? दल बदल कानून। आया राम गया दया राम। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे हम समझते हैं। देखो हमने 93 आर्टिकल तक, ठीक है, 93 आर्टिकल में हमने यही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को देखा। अब इसके बीच के जो आर्टिकल है 94, 95, 96, ये सब कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन सब में यही चर्चा है जो मैंने सब पावर व्यूअर के सब बताया ना, वो उस सब चीजें कभी आर्टिकल वाइज नहीं पूछेगा कि बताओ अच्छा स्पीकर का पावर कौन से आर्टिकल में है। कंसेप्ट पूछ सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर। लोग प्रेसिडेंट का नाम देख के फटाक से प्रेसिडेंट मार देते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट वाइज ये सवाल पूछते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा एक आर्टिकल वाइज कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। 98 में कहता है कि पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, अभी जो बताया ना कि जो पार्लियामेंट में जो सेक्रेटरिएट होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो ये पूछेगा कि भाई पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट की चर्चा कौन से आर्टिकल में, वो है 98 में। पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, ठीक है, पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट। इसमें कौन लोग रहते हैं, सेक्रेटरी का मतलब होता है मतलब सलाहकार जो होते हैं। अब देखो जैसे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया, मंत्री होते हैं, मान लो कि एजुकेशन मिनिस्टर, अब इस एजुकेशन मिनिस्टर को सलाह देने के लिए उनका सलाहकार होगा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होगा सलाह देने। ऐसे ही अलग अलग मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर को सलाह देने के लिए सेक्रेटरी होगा। गृह मंत्रालय है, उनको गृह मंत्री को सलाह देने के लिए सेक्रेटरी होगा। ये सेक्रेटरी आते कहाँ से है, तो देखो जो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आईएएस अधिकारी, इन्हें कहाँ भेजा जाता है, इस सेक्रेटरिएट के पोस्ट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो हालांकि हमको पता है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, तो एजुकेशन मिनिस्टर में सबसे बड़ा पोस्ट किसका होगा, कैबिनेट का, कैबिनेट का। वो जो कैबिनेट मिनिस्टर का सेक्रेटरी होगा, यानी जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, उसी का पावर सबसे अधिक होता है। यानी आईएएस बनने का मजा अगर कहीं समझना है तो तभी तुम्हें समझ में आएगा जब तुम कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे। तुम्हारे अंडर ऐसे जो है हजारों आईएएस अधिकारी काम कर रहे होंगे जो अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग पोर्टफोलियो लिए अलग अलग विभाग में बैठे हैं। तुम्हारा वहां से लिया हुआ एक डिसीजन इन लोग के ऊपर इतना प्रेशर डालेगा कि उन्हें वो चीज इम्प्लीमेंट करवाना है। एक आईएएस अधिकारी मतलब इसके सामने अगर देखा जाए तो एकदम नॉर्मल सी पोस्ट हो जाती है, जैसे कि डीजीपी के नीचे समझ लो कांस्टेबल, ऐसी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो वो चीज का इंतजार करो जब तुम्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाएगा। और कैबिनेट सेक्रेटरी हर किसी को नहीं बनाया जा सकता है। जो इंसान अगर 25 साल से कम एज में यूपीएससी क्लियर कर लेता है ना, तो उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सके।
क्योंकि ये प्रमोशन होते 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 जाता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए एक बात ये भी है कि तुम किसी मंत्री के नजर में अच्छे भी होने चाहिए और तुम्हारे पास वो टैलेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मंत्री से अच्छी खासी पहचान है तो तुम कैबिनेट सेक्रेटरी तक आराम से पहुंच जाओगे। ये भी बात है, समझा? हाँ, तो जाते किसी मंत्री को थप्पड़ मत मार देना। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अच्छा इससे छुट्टी चाहिए रहेगा। अच्छा हाँ, हाँ तो किसी एमपी को मार देना, किसी मंत्री को नहीं। ठीक है, जो तेरे एरिया का एमएलए होगा, मोस्टली तो एमपी से मुलाकात बहुत कम होती है, एमएलए वगैरह से मुलाकात बहुत ज्यादा रहेगी। तो एमएलए वगैरह को धो धा देना, वो कुछ टाइम के लिए तुझे सस्पेंड कर देगा। मतलब अपने सीएम से कहवा के सस्पेंड करवा देगा। तो सस्पेंशन का मजा ये है कि तुम्हें काम वाम करना नहीं रहेगा, सैलरी आती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा एथिक्स में कई बार पढ़ने को मिलता है कि जैसे कुछ ऑफिसर्स ऐसे रहते हैं जब उन्हें लगता है कि तो ये सिचुएशन हमसे नहीं संभलने वाली है ना, कुछ ऐसा कांड कर देंगे कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और सस्पेंशन लेकर वो घर पे बैठ जाएंगे। बाकी वो जो प्रोसीजर रहेगा वो आगे तक बढ़ चुका रहेगा। ठीक है, जब पहली पहली बार सस्पेंड होना तो एकदम निराश मत होना, हाय सस्पेंड कर दिया, नौकरी से नहीं निकाला है तुमको, बस कुछ दिन की छुट्टी दे दिया है, जब तक तुम्हें टर्मिनेट न किया जाए। अगर तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया तब समझना कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन सरकारी नौकरी में टर्मिनेट करना इतना आसान नहीं होता है। इवन कोई आईएएस अधिकारी रहता है, जब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता भी है ना, तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल करना पड़ता है कि अच्छा हाँ हम इसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करें या ना करें। कभी कभी हो जाता है कि लोग अपना रेजिग्नेशन लेटर तो दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो रेजिग्नेशन लेटर जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। और जब तक गवर्नमेंट तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारा कहीं और दूसरी जगह जॉब ही नहीं लग पाएगा। हाँ, मतलब काम तुम करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऑफिस नहीं आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कहीं और अगर जॉब के लिए अप्लाई करोगे और तुम बताओगे कि मैं इस विभाग में काम कर चुका हूँ, वो बोलेंगे कि भैया अपना रेजिग्नेशन लेटर दिखाओ पहले, क्या तुम्हारा जो है वहां से लोगों ने छोड़ा ही नहीं छोड़ा है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना, तुम एक ही समय में दो पोस्ट के लिए काम कर रहे हो। समझे ये चीज? तो पार्लियामेंट में सेक्रेटरिएट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 98 में। ठीक है, 98। अच्छा, अब वोट वोट किसे दिलाना है या कौन दिलाएगा उसकी चर्चा है 99 में। वोट, जैसे अगर हम बात करते हैं सबको वोट दिलाने का जो अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट, अगर ये राज्यसभा है तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट किसे वोट दिलाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, जिसे हम लोग चेयरमैन कहेंगे, चेयरमैन। और लोकसभा है तो लोकसभा में किसे दिलाएंगे? प्रोटेम, प्रोटेम, प्रोटेम। ना क्लियर हुआ? तो वोट दिलाने की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 99 में। लोकसभा में प्रेसिडेंट किसे दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। और राज्यसभा में चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन को। अच्छा, ये जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को दिला देंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को। और प्रोटेम स्पीकर है ये लोकसभा के मेंबर्स। ये बात याद रखना, अगर कभी स्टेटमेंट में पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर्स को वोट दिलाते हैं या प्रोटेम स्पीकर को या स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को, तो ये चीज दिमाग में रखना और प्रोटेम स्पीकर पर ही टिक मारना। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में कोरम की चर्चा है। इसकी कोरा नहीं, कोरम। कोरम को कहते हैं गण पूर्ति।
अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसका क्या मतलब कि जैसे मान लो तुम स्कूल में गए, ठीक है, हमारा स्कूल है, और स्कूल में जब तुम पहुंचे तो तुमने देखा कि भाई स्कूल में जाते वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। और जब मैं यहाँ पहुंची तो पहले क्लास में तो 40 लोग आते थे, आज क्लास में खाली 2 बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, आज क्लास में खाली 2 बच्चे आए हुए हैं। तुमने सोचा कि मैथ वाले टीचर आज नहीं आएंगे, लेकिन मैथ वाले टीचर भीगते भागते किसी भी तरीके से साइकिल पर बैठे हुए मैथ वाले टीचर तो आ गए। अब मैथ वाले टीचर ऐसे होते कि सिचुएशन कैसी भी हो पढ़ाएंगे जरूर, है ना, मैथ पढ़ाएंगे जरूर। तो अब तुम 2 जन क्लास में बैठे हो, तुमने सोचा कि चलो भैया 2 जन आए हैं, 2 जन को पढ़ना पड़ेगा, मैथ वाले टीचर भी रेडी हो गए, चलो अच्छा बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन तब तक आते हैं हमारे अध्यापक साहब, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो भाई, किसी भी क्लास में जो है 10% से अधिक बच्चे नहीं आए हुए हैं, मतलब कि किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 ऐसे ही बच्चे आए हुए हैं। तो एक काम करो, आज स्कूल बंद, छुट्टी दो। ठीक है, वो इंतजार कर रहे थे कि कम से कम अगर स्कूल में 10% बच्चे आ जाते हैं तो हम स्कूल चालू कर देंगे, और अगर 10% से कम आते हैं तो हम स्कूल बंद कर देंगे। तो वैसे ही होता है यहाँ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राज्यसभा और यहाँ है लोकसभा। राज्यसभा में 245 मेंबर और लोकसभा में 545। अब लोकसभा तभी चलेगी जब इसमें कम से कम 10% लोग आए हों, और राज्यसभा तभी चलेगी जब इसमें कम से कम 10% लोग आए। यानी अगर लोकसभा में लगभग मैं इसको 55 मान लू, 10%, 55 लोग अगर आए रहेंगे तो लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी सेशन में ऐसा हुआ कि 55 लोगों से कम लोग हैं, तब लोकसभा को कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, लोकसभा छुट्टी देगा। वैसे ही इसमें राज्यसभा में मान लेते हैं 25 लोग, कम से कम अगर 25 लोग आएंगे तो राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, नहीं तो राज्यसभा की छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम लोग कहते हैं कोरम। समझ आया? कोरम क्या है? हाँ, 10%। कोरम इसी को कहते हैं कि भाई कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, कितने? 10%, तभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सके। अगर उससे कम है तो पार्लियामेंट की छुट्टी रहेगी। समझा क्या? गण पूर्ति, गण मतलब लोग, पूर्ति मतलब उन्हें पूरा करना। तो कम से कम कितने लोग आने चाहिए पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के लिए? मिनिमम 10%। ठीक है, मिनिमम 10%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छा, चलो एक चीज समझते हैं कि जैसे कौन सा आर्टिकल हो गया अभी? 100 हो गया ना? हाँ, तो 98, 99, इतना आर्टिकल क्लियर है। अब इसके बाद कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 101 से लेकर के 7 बात तक, वो आर्टिकल किसी काम के। ठीक है, उन आर्टिकल्स में चर्चा क्या है कि एमपी का पोस्ट कैसे खाली हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे 101 से लेकर के 107 तक, इसमें चर्चा कैसी है, जैसे एमपी का जो पोस्ट होगा वो एमपी कब हो जाएगा, खाली कब हो जाएगा, या किसी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर दिया जाएगा, मतलब किसी एमपी को किस तरीके से पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इन सब की चर्चा इसी आर्टिकल 101 से लेकर के 107 के बीच में, जो आर्टिकल वाइज इंपॉर्टेंट नहीं, हमें बस सिर्फ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रख लेना है। जैसे मैंने बताया कि भाई स्पीकर के पास पावर होती है कि अगर कोई
एमपी है वो 60 दिन कंटिन्यूअस बिना स्पीकर को बताए गायब रहता है तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी परमानेंट। या कोई अगर इंसान एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसे दूसरी पार्टी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा और किसे देगा, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या? उन्हें अपनी पोस्ट से हटा देना है ना। हाँ, तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, वो इलेक्शन कमिश्नर होता है। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इसी के पास पता रहता है कि कौन सा जो एमपी है उसके पास उसकी सारी की सारी प्रोसेस क्या चल रही है, कैसी है, उसे किसी एरिया से कितने वोट मिले हैं, वो अपने पोस्ट को होल्ड करने के लायक है या नहीं है। ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? इलेक्शन कमिश्नर के पास रहता है। तो इलेक्शन कमीशन जानकारी देता है कि कौन से एमपी को उसके पोस्ट से हटाना है या नहीं हटाना है। अच्छा, अगर हो सकता है कि कोई नॉर्मल मैटर हो, मतलब कि वो अपने एरिया से प्रॉपरली उस वोटिंग से जीत ही ना पाया हो, नॉर्मल मैटर, तो नॉर्मल मैटर में ये जो इलेक्शन कमिश्नर रहेगा ये जाकर के प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। साहब ये रहा कुछ एमपीज हैं जो अपने पोस्ट से हटने लायक है, उनको डिस्क्वालीफाई करने लायक है। तो नॉर्मल मैटर में इलेक्शन कमीशन किसको अपनी रिपोर्ट देता है? प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर डिफेक्शन लॉ का मैटर है, डिफेक्शन लॉ यानी आयाराम गयाराम वाला बात है, तब इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर को बताएगा। क्योंकि स्पीकर के पास ही पावर है डिफेक्शन लॉ की सिचुएशन में वो किसी भी एमपी को हटा सकता है, निकाल सकता है। बात समझ में आई क्या? ये छोटा जो इंफॉर्मेशन है बस खाली इतना याद रखना। बाकी 101 से लेकर के 107 तक कोई भी आर्टिकल क्या याद करना है? आर्टिकल 98, 99 और 100 याद कर लेना। 98 में सेक्रेटरीट, 99 में जो है वोट और 100 में फोरम की चर्चा है, याद रहेगा। 93 में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की चर्चा है और 89 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। क्लियर हुआ क्या? अब जैसे जब बात करेंगे कि भाई हमने अभी इसका पावर में पढ़ रहे थे कि ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ज्वाइंट सेशन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। तो ज्वाइंट सेशन की चर्चा कौन से आर्टिकल में? तो मैंने बताया 108 में था ज्वाइंट सेशन की चर्चा। आर्टिकल 108 क्या है? ठीक है, अब देखो ज्वाइंट सेशन को, इसमें कुछ चीजें याद रखना है कि ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम, हालांकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम कौन करता है? समन की अगर बात करें, समन करने का काम होता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसको लीड कौन करता है? लीड करता है। अच्छा, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए? हाँ, पहली चीज हो सकती है कि डिस्प्यूट हो जाए। डिस्प्यूट किसके किसके बीच में? बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में अगर डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि किसी बिल को कैटेगरली राज्यसभा पास ही ना करना चाहे, ठीक है, जैसे कि लोकसभा ने पास कर दिया है, ठीक है, कोई बिल है लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा उस बिल को पास ही ना करना चाहे,
लेकिन लोकसभा ये मान के बैठी है कि हमें बिल को पास करवाना है, तब ऐसी सिचुएशन में भी ज्वाइंट सेशन आएगा और वो बिल आराम से पास हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम कैसे पास हो जाएगा, हमको पता है कि भैया इसमें हमने राज्यसभा की कुछ कमियों के बारे में पढ़ा था। जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, राज्यसभा में होते हैं 245 और इसमें होते हैं 545। जब ये दोनों बैठते हैं तो 245 545 दोनों मिल जाते हैं तो 700 के ऊपर चला जाता है 700 के ऊपर, यानी 790 के आसपास, 90 ये पूरा मिल जाते हैं। और किसी भी बिल को पास करने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए रहता है। 50% प्लस 1 वोट निकालेंगे तो 395 के आसपास आएगा। और क्योंकि लोकसभा जो होती है वो 545 होती है, तो आराम से 395 लोग मिल करके लोकसभा के जरिए वो बिल को क्या करवा देंगे, पास करवा देंगे, है ना। तो जब राज्यसभा किसी बिल को नहीं पास करना चाहे तब भी ज्वाइंट सेशन को बैठाया जा सकता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिल नॉट पास्ड बाय राज्यसभा, तब भी ज्वाइंट सेशन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद कि राज्यसभा किसी बिल को अगर 6 महीने से अधिक रोक ले, या लोकसभा किसी बिल को 6 महीने से अधिक रोक ले, जैसे कि मान लो कोई बिल है राज्यसभा से पास हुआ लेकिन लोकसभा वो पास ही नहीं कर रही है, उसको 6 महीने से अधिक रोक दिया है, तब ऐसी सिचुएशन में भी क्या किया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। तो बिल स्टॉप्ड मोर देन 6 महीने से अधिक अगर किसी बिल को रोक लिया जाए तब ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाएगा। अब ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब ज्वाइंट सेशन हम बुला नहीं सकते, है ना। इतना अभी दिमाग हमारे संविधान बनाने वाले का, ज्वाइंट सेशन एंड नॉट समन, कब होगा। पहली चीज तो हमको पता है कि जब प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगाया जाए, अच्छा बताओ, इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट पे लगाया जाएगा तो भाई प्रेसिडेंट ही है जो ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं, और अगर प्रेसिडेंट के ऊपर ही इम्पीचमेंट लगाया है तो क्या वो ज्वाइंट सेशन को बुला पाएंगे, उनके पास पावर रहेगी, नहीं रहेगी। दूसरी चीज होती है मनी बिल। मनी बिल को डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है, स्पीकर के पास, क्योंकि तो लोकसभा में ही पास होता है और मनी बिल को राज्यसभा बहुत मतलब कि 14 दिन से अधिक कभी रोक ही नहीं सकती है। तो इसके लिए ऐसी सिचुएशन में भी, मनी बिल की सिचुएशन में भी कभी ज्वाइंट सेशन को नहीं बुलाया। तीसरी चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मान लो कि लोकसभा के सारे सदस्य मिलकर ये कहने लगे एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर डालते हैं और ये उसमें से जो आर्टिकल 21 है ना, हटा देते हैं। आर्टिकल 21 क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो लोकसभा के सारे लोग मिल गए, बोले कि हाँ 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 पास कर। राज्यसभा वाले पढ़े लिखे हैं, वो लोग कहेंगे ना गलत बात है, ये नहीं हटाने देंगे एकदम से, है हम किसी की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तब लोकसभा सोचेगी काम करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं, राज्यसभा पास ही नहीं कर रही है, ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे, आराम से पास हो जाएगा। तब बताओ अगर ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार रहता तब तो आराम से आर्टिकल 21 हट जाता। तो बताओ जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो क्या ज्वाइंट सेशन बैठाया जा सकता है, नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पर भी बैठाया नहीं जा सकता। ये दो चीजें है,
अच्छा पूछता है कई बार कि बताओ अब तक हमारे देश में कितनी बार ज्वाइंट सेशन बैठ चुका है? तो 3 टाइम्स ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया है। कब कब? एक तो हुआ था 1961 में, ठीक है, 1961 में, जब डाउरी, नहीं 61 में कहा, चैनल हो गया 62 में, 1961 में डाउरी को हटाने को लेकर, डाउरी इरेडिकेशन, ठीक है, डाउरी इरेडिकेशन यानी दहेज प्रथा को जब हटाना था पूरी तरीके से कि नहीं दहेज लेना एक कानूनी जुर्म है, इन सब चीजों को बनाना था, समाज से दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, उसको लेकर के 1961 में बिल लाया गया था। तब ऐसी उस वक्त ज्वाइंट सेशन बैठे थे। उसके बाद एक बार बैंक में रिफॉर्म लाना था, तो 1978 के टाइम बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, तब ऐसी सिचुएशन में मतलब 1978 में भी क्या आया था, ज्वाइंट सेशन बैठाया गया। और 2001 में जब कोटा एक्ट आया, 2001 में क्या आया, कोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये 3 वक्त था जब हमारे देश में ज्वाइंट सेशन को, इतना क्लियर हुआ? ज्वाइंट सेशन के बारे में कोई दिक्कत? कौन से आर्टिकल में है ज्वाइंट सेशन? 108 में। तो अगर इतनी सारी की सारी बातें सब क्लियर हैं तो हम आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी है, ठीक है।